हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी होगी और बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपने जो टारगेट अपना सेट रखा है, जो आपने गोल अपना सेट कर रखा है, उसको आप डेफिनेटली अचीव कर रहे होंगे। एंड मुझे बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं मैं बहुत श्योर हूं कि आप लोगों ने जब आज से कुछ दिन पहले अपनी इस जर्नी को स्टार्ट किया था, इस टारगेट को आप लेके चले थे 160 मार्क्स का, डेफिनेटली उसके बाद आपने ऑलमोस्ट हम 11th का चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, हम 12th की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो 11th के चैप्टर्स की जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, या जो भी आप किसी भी तरीके का मॉड्यूल वगैरह सॉल्व कर रहे होंगे, उसमें आपके क्वेश्चंस काफी इजीली अब सॉल्व हो रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं वेव्स चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ठीक है, अभी तो हमने बात की थी नीट के जो भी नीट के लेवल पे हमने जो वेव्स की बात की थी, सारा रिवीजन हमने कर लिया था। हम आज देखेंगे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। My name is Vivek Sinata and let's start. The question that came in 2018 is: a tuning fork is used to produce resonance in a glass tube. The length of the air column in this tube can be adjusted by a variable piston. At room temperature of 27 degrees Celsius, two successive resonances are produced in 20 centimeter and 73 centimeter of length. If the frequency of the tuning fork is 320 Hz, then the velocity of sound in air at 27 degrees Celsius is। देखिए, मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूं कि डॉपलर इफेक्ट एंड ऑर्गन पाइप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में, तो इसके क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। देखिए, इजी सा क्वेश्चन था, मैं कह सकता हूं कि ये वेव्स का अब तक का टफेस्ट क्वेश्चन भी आप कह सकते हो, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन में काउंट कर सकते हो, लेकिन मैं कहता हूं फिर भी वो इजी है। अभी तक जो नीट में पूछे गए हैं उनमें वन ऑफ द टफेस्ट भी कह सकते हो, बट फिर भी आप बोल सकते हो कि सर ये काफी इजी क्वेश्चन है। जरा देख लेते हैं क्या है ये। इसने बोला हम ऑर्गन पाइप की बात कर रहे हैं। अगर आपने फिगर बना लिया, फिगर ड्रॉ कर लिया, तो ये क्वेश्चन एकदम खत्म हो जाएगा। आपने बोला कि सर मेरे पास दो ऑर्गन पाइप, एक ही ऑर्गन पाइप है, जिसकी ऑर्गन पाइप की आपकी लेंथ को आप वेरी कर सकते हो बाय यूजिंग अ पिस्टन। ये एक पिस्टन है जिसकी हेल्प से आप ऑर्गन पाइप, तो आपको ये चीज तो समझ में आई कि सर ये क्लोज ऑर्गन पाइप होगा। बहुत ही सिंपल है, सारे फंडे आप उसमें लगाते जाइए। मैंने बोला कि जो ट्यूनिंग फोक है जिससे आप इसको रेजोनेंस करा रहे हो, उसकी जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो 320 हर्ट्ज दे रखी है। मैं कहा दो कॉन्सेक्यूटिव आपको फ्रीक्वेंसीज मिल रही हैं, जब आपको दो कॉन्सेक्यूटिव कह सकते हो कि रेजोनेंस की बात कर रहे हैं। तो आपने बोला सर मुझे क्लोज ऑर्गन पाइप में क्या मिलने वाला है? सर मुझे क्लोज ऑर्गन पाइप में मिलने वाला है सर एक स्टैंडिंग वेव। आपने बोला कि सपोज दैट कोई, मैंने कहा एनथ कोई भी स्टैंडिंग वेव, आपने बोला कि मैंने मान लो कि सर ये वाली मुझे इसमें मिल गई, मैंने एक एज्यूम कर ली रैंडमली, राइट। अगर ये वाली इसमें एज्यूम की है तो मुझे मालूम है कि जब ये लेंथ कितनी दे रखी है उसने 20 सेंटीमीटर, ये वाला हार्मोनिक मुझे यहां पे मिल गया है। ठीक है, अब आप बोलोगे नेक्स्ट हार्मोनिक कौन सा होगा? देखो उसमें एक लूप और ऐड हो जाएगा। अगर आप इसके नेक्स्ट हार्मोनिक की बात करोगे तो देखो कौन सा मिलेगा, ये वाला, जब इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 73 सेंटीमीटर, यही मिलने वाला है ना। इसके बाद मुझे यही वाली स्टैंडिंग वेव मिलने वाली है। मैंने कहा सर बहुत अच्छी बात है। आप बोलोगे हाँ सर, तो आप बोलोगे सर ये इसको आप इससे रेजोनेंस कराओगे तो आपको स्टैंडिंग वेव आप बोलते हो कि रेजोनेंस हो जाएगा, इसको इसके साथ आप करोगे तो रेजोनेंस हो जाएगा। ये दो कॉन्सेक्यूटिव हार्मोनिक आपको जो मिलने वाले हैं क्लोज ऑर्गन पाइप में, ऑड हार्मोनिक्स मिलते हैं। मैं कहता देखो इस लेंथ की बात करें तो देखिए λ/2 प्लस λ/4, यहां पे देखो λ/4 λ/2, ये तो दोनों कॉमन ही है। ये वाली लेंथ ऐड हो गई, दैट इज λ/2। मतलब इन दोनों की लेंथ में जो डिफरेंस है 73 सेंटीमीटर माइनस 22 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू λ/2, करेक्ट। और आप बोलते हो कि सर ये वैल्यू कितनी आई? ये आ गई आपकी 53 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लैम्डा। अच्छा, एफ इक्वल टू क्या होता है? वी बाय लैम्डा। एफ इक्वल टू क्या होता है? वी बाय लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू यहां से उठा के रखेंगे तो कितनी आएगी सर? वी बाय एफ। 53, ये 2 इंटू एफ, एफ की वैल्यू 320 हर्ट्ज, वी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे एंड दैट विल बी योर आंसर। तो ये कहते हैं सर अब तक का वेव्स का, मैं कहता हूं वन ऑफ दी अच्छा क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो बच्चों में सबसे ज्यादा उलझाने वाला क्वेश्चन है। बट अगर आपने फिगर वगैरह ड्रॉ कर लिया और अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। देखिए कितना टाइम लगेगा, बट ये हर किसी पे सॉल्व नहीं होता। आप सोचो किसी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सॉल्व नहीं होगा सर। ये और सिर्फ आपको जब प्रॉपर कंसेप्ट आता होगा तो ही सॉल्व होगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम 2018। मैंने कहा सर दो क्वेश्चन आ जाते हैं ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन जो 2018 का हम देखने वाले हैं वो क्या है कि सर द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन एन ओपन ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू द थर्ड हार्मोनिक ऑफ अ क्लोज ऑर्गन पाइप। वेरी इजी, डेटा को हाईलाइट कर लीजिए। इफ द लेंथ ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप इज
20 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप इज, देखिए क्या देखा है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप वो कितनी होती है सर, V/4L, नहीं V/2L. आप बोलते हो कि थर्ड हार्मोनिक ऑफ दी, ये ओपन है, क्लोज ऑर्गन पाइप, मैंने कहा थर्ड हार्मोनिक कितना होगा 3V/4L क्लोज. इसने बोला कि फंडामेंटल ऑफ दी ओपन ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू दी थर्ड हार्मोनिक ऑफ दी क्लोज ऑर्गन पाइप. तभी मैंने दोनों को F के बराबर लिख दिया है. क्लियर. तो आपको बताना है कि सर लेंथ ऑफ दी ओपन ऑर्गन पाइप कितनी होगी जब लेंथ ऑफ दी क्लोज ऑर्गन पाइप आपको गिवन है. मैंने कहा सर इक्वेट कर दो. इक्वेट करोगे तो कितना होगा, V/2L इज इक्वल टू 3V/4L. ठीक है, V कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल. तो देखो वैल्यू कितनी आएगी, मुझे L ओपन चाहिए, सो दैट विल बी इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ LC, दैट इज 2/3 इंटू 20 सेंटीमीटर. So that is equal to 40/3 सेंटीमीटर इज माई करेक्ट आंसर. सो 40/3 को अगर आप डिवाइड करोगे तो लगभग 13.2 सेंटीमीटर. दैट इज फर्स्ट ऑप्शन जो करेक्ट आंसर. देखिए कितना इजी क्वेश्चन था. यस, वेव से इजी क्वेश्चंस ही आते हैं, ये चीज आप मान के चलो. वेव से डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वेव बहुत इजी क्वेश्चन आपको देने वाला है. नाउ लेट्स मूव ऑन. देख लो भाई, उसने 2017 का क्वेश्चन देखना था. टू कार्स मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन अप्रोच ईच अदर विद स्पीड ऑफ 22 मीटर पर सेकंड एंड 16.5 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली. द ड्राइवर ऑफ द फर्स्ट कार blows a horn having a frequency of 400 hertz. The frequency heard by the driver of the second car is, if the velocity of the sound is 340 meter per second. That's a very very easy question Doppler effect का. आपने बोला कि सर एक बॉडी यहां पर है, दूसरी बॉडी यहां पर है, दे आर अप्रोचिंग ईच अदर. आपने बोला ये 22 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है एंड द सेकंड वन है 16.5 मीटर पर सेकंड से. ठीक है, आप बोलते हो कि सर ये हॉर्न को ब्लो कर रहा है और इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 400 हर्ट्ज. आपको पूछना है कि सर ये कितनी फ्रीक्वेंसी सुनेगा. ठीक है, तो सिंपली आप कह सकते हो कि इस केस के लिए ये तो हो गया आपका सोर्स और ये हो गया आपका ऑब्जर्वर. सिंपल. क्या करना है सर, एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड द सोर्स, इट मींस इट इज इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी. तो V प्लस V0. सोर्स इज मूविंग टुवर्ड द ऑब्जर्वर, इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, दैट इज V माइनस VS. नीचे वाली टर्म को क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा ना, तभी तो ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी. आप बोलोगे दैट इज इनटू F. वैल्यू पुट कर दो सर 340, ये वैल्यू पुट कर दोगे तो 22 आएगा. नीचे आप बोलोगे 340 माइनस 16.5 इंटू 400. नाउ यू हैव टू सॉल्व एंड गेट द आंसर. क्लियर. तो अगेन आप देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है. डॉपलर इफेक्ट के देखिए मैं हमेशा बोलता हूं बहुत इजी, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत इजी. फॉर्मूला रट गया, फॉर्मूला अप्लाई करने लगे, कहीं गलती हो गई, कहीं गलत फॉर्मूला लगा दिया तो गड़बड़ है. वरना मैंने कहा देखो अगर आपको कंसेप्ट सीख चुके हो कि कैसे क्या अप्लाई करना है तो इसमें कुछ भी नहीं बचता है. 1 मिनट से कम टाइम में आप इसको सॉल्व कर सकते हो. सबसे ज्यादा टाइम आपको पता किसमें लगने वाला है इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इसलिए ये 362 हो जाएगा. इसको आप माइनस करोगे, वो भी आप देखना कि कहीं ना कहीं प्रॉपर कैंसिल आउट हो रहा होगा. ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम 2017 इज two nearest harmonics of tube close at one end and open end are 220 hertz and 260 hertz. What is the fundamental frequency of the system? इसने क्या बोला है कि सर एक एक ऑर्गन पाइप है जिसका आपने बोला एक एंड क्लोज है और दूसरा ओपन है और 220 hertz and 260 hertz are the nearest two frequencies हैं. ठीक है, जो स्टैंडिंग वेव्स की. आपने क्या बोला कि सर बता दो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी. अगर आपको अब याद हो, मैं पेन भी नहीं चलाऊंगा, देखो क्वेश्चन कैसे होगा. अगर आपको याद हो कंसेप्ट, आपको याद हो, क्लोज ऑर्गन पाइप में दो नियरेस्ट हार्मोनिक्स के बीच का डिफरेंस जो होता है वो 2F के बराबर होता है. ओपन ऑर्गन पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, जबकि क्लोज ऑर्गन पाइप में वो ट्वाइस ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है. तो यहां पे दो कॉन्सेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी आपको कौन कौन सी देंगे, 220 एंड 260. द डिफरेंस इज 40. This 40 is twice of fundamental frequency. So the fundamental frequency is 20 hertz. Did I use pen? No. Even आपको भी जरूरत नहीं थी. अगर आपको कंसेप्ट पता है तो 10 सेकंड में सॉल्व करें, आगे बढ़े. सर फिजिक्स में टाइम बहुत लगता है. काहे का टाइम लगता है यार. 45 क्वेश्चन 1 आवर, मतलब 1 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन, 1 मिनट से पर क्वेश्चन आप ज्यादा टाइम मिल रहा है.
उसमें भी कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे आते हैं, मैंने कहा चलो 5 मान लू, मिनिमम 5 मान लू, जो 10 सेकंड में खत्म हो जाते हैं। ठीक है, मैं कहता हूं सर ऐसे 5 क्वेश्चन को सिर्फ 2 मिनट लगने वाले हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन से 3 मिनट और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ठीक है, तो भाई साहब क्वेश्चन में बड़ा आराम से आप करोगे, प्रॉपर तरीके से करोगे, सिली मिस्टेक अवॉइड करोगे और क्वेश्चन आपसे बड़े आराम से हो जाएंगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। 16 का क्वेश्चन देखते हैं। द सेकेंड ओवरटोन ऑफ an open organ pipe has the same frequency as the first overtone of a closed pipe L meter long. The length of the open pipe will be, देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन, अभी जैसे आपने देखा था 2018 का क्वेश्चन था, एग्जैक्टली वैसे ही है। इसने बोला कि सर एक ओपन ऑर्गन पाइप है और एक क्लोज ऑर्गन पाइप है, इसका सेकेंड ओवरटोन ध्यान रखेंगे, सेकेंड ओवरटोन ओपन ऑर्गन पाइप में आपको सारी फ्रीक्वेंसी मिलती हैं, इसका सेकेंड ओवरटोन मतलब हो गया थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक मतलब आप बोलोगे एफ की वैल्यू क्या हो गई, F3 = 3V/12। मैंने कहा दैट इज इक्वल टू दी फर्स्ट ओवरटोन। सर यहां पे देखिए फर्स्ट ओवरटोन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ओवरटोन होता है थर्ड हार्मोनिक। तो उसमें आपको ऑड हार्मोनिक मिलते हैं, तो पहला हार्मोनिक मिलेगा फर्स्ट, सेकंड हार्मोनिक आपको मिलता है, जो सेकंड वाला मिलता है वो थर्ड हार्मोनिक मिलेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहां पे भी आप वैल्यू करोगे तो कितना होगा 3V/4LC। आपने बोला कि सर ये दोनों इक्वल है तो इक्वेट कर दोगे, तो आप बोलोगे सर कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो 3/2V/L नॉट इज इक्वल टू 3V/4LC। LC की वैल्यू L दे रखी है, 3V 2 से 2, L इज इक्वल टू 2L। ओपन ऑर्गन पाइप की जो लेंथ आ रही है दैट इज कमिंग एज ट्वाइस ऑफ L एंड दैट इज योर आंसर। क्या इजी नहीं था? बिल्कुल इजी था, राइट। मूव ऑन टू दी नेक्स्ट प्रॉब्लम। 2016 का ही एक क्वेश्चन है, उसमें बोला 3 साउंड वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड्स have frequencies n-1 and n+1. They superimpose to give beats. The number of beats produced per second will be. करेक्ट? तो ये देखिए बीट्स का एक क्वेश्चन आ गया। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन था, इसका जो आंसर आता है जरा देखते हैं वो कैसे आएगा। देखो इन्होंने बोला था कि सर 3 फ्रीक्वेंसीज दे रखी थी आपको, n-1, n और n+1। ठीक है, आपने बोला देखो इनके बीच अगर हम बीट बोलेंगे तो 1 बीट आएगा और इनके बीच अगर हम बात करें तो कितना आएगा, 1 बीट आएगा। ठीक है, जब आप ये दो फ्रीक्वेंसीज के बीच की अगर हम बीट की बात करेंगे तो इन दोनों के बीच में अगर हम बोलेंगे इन दोनों की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस कितने का, 1 का, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ बीट्स कितनी मिलेंगी, आपको 1 मिलेंगी। ठीक है, सिमिलरली आप बोलोगे इन दोनों के बीच की बात करेंगे तो कितनी नंबर ऑफ बीट्स मिल रही है, आप बोलोगे 1 मिल रही है। तो आप बोलोगे टोटल बीट्स आपको जो मिलने वाली है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा इसमें कॉन्ट्राडिक्शन था इस क्वेश्चन को लेके। ठीक है, बट आप बोलते हो कि इस टाइप अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरीके से आप कह सकते हो, या फिर आप बोलोगे कि सर इनका मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी बीच का जो डिफरेंस आएगा वही इसमें टोटल बीच हो जाता है। इस क्वेश्चन में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता बिकॉज बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन थे। ठीक है, तो हम बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हम यहाँ बोल सकते हैं, इसलिए हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट में। 2016 में आप बोलते हैं एक और क्वेश्चन आया, फिर से टॉप लेवल का क्वेश्चन आया, जरा देखिए क्या है। आपने a siren emitting a sound of frequency 800 Hz moves away from the observer towards a cliff at a speed of 15 meter per second. डेटा हाईलाइट कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी 800 Hz है, स्पीड ऑफ द सायरन है दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड, मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर टुवर्ड्स अ क्लिफ। Then the frequency of sound that observer hears in the echo reflected from the cliff is, और velocity of air दे रखा है। देखिए जरा, मैंने कहा सर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपका ऑब्जर्वर है, ये आपका सायरन है, जो कि सर इधर की तरफ 15 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है एक क्लिफ की तरफ, राइट। आप बोलते हो क्लिफ की तरफ जा रहा है और जो फ्रीक्वेंसी ये जनरेट कर रहा है दैट इज 400 हर्ट्ज, नहीं सॉरी 800 हर्ट्ज। ठीक है, आपने बोला आपकी जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है वो कितनी, 800 हर्ट्ज है। अब आपने पूछा कि सर ये ऑब्जर्वर आफ्टर रिफ्लेक्शन जो आएगा, एको के बाद जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो कितनी इसको सुनाई देगी, यही पूछा गया है। मैं क्या बहुत अच्छी बात है, जरा देखिए। मैं कहता हूं कि सर देखो इसको कैसे सॉल्व कर लेते हैं। आपने बोला कि सर इसमें मैं बोलूंगा
कि यहां पे देखिए बहुत तरीके हैं, मैं थोड़ा आपको डिटेल वाले समझाता हूं। मैंने कहा पहले देखो ये कितनी फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई दे रही है, क्लिफ को जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है पहले वो निकाल दो। मैंने कहा F1। इस केस के लिए आप बोलोगे ये ऑब्जर्वर है और ये सोर्स है। केस 1 सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इज रेस्ट, तो आप बोलोगे सर F1 की जो वैल्यू आएगी ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, तो ये भी हो गया। सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स दी, आप बोलोगे ऑब्जर्वर, तो दैट विल बी इंक्रीजिंग दी फ्रीक्वेंसी, मतलब नीचे वाली टर्म को क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा, इनटू एफ। तो ये तो हो गई ये फ्रीक्वेंसी जो इसको सुनाई दे रही है, ठीक है। अब आप बोलोगे जो फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई दे रही है वही फ्रीक्वेंसी को यहां से रिफ्लेक्ट करेगा, तो आप बोलोगे इसको वही। आप देखिए ये अब ऑब्जर्वर है और ये सोर्स है, दोनों ही रेस्ट में, तो इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी ये क्रिएट कर रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन वही इसको सुनाई देगा, मतलब यही वाली इसको फ्रीक्वेंसी सुनाई देने वाली है। वैल्यू पुट कर दो एंड यू विल गेट द आंसर 330 अपॉन 330 मतलब माइनस यानी 315 इंटू 800। सॉल्व कर लोगे, बहुत आराम से ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ कैलकुलेशन और आप कर पाएंगे। देखिए डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, डरते हैं बच्चे डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चन नहीं बनते। मैं कहता हूँ डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चन आ जाए तो यू शुड फील लकी। अरे डॉपलर इफेक्ट तो मेरे से बनेगा ही बनेगा भाई साहब, एक क्वेश्चन तो मतलब बल्ले बल्ले हो जाएगी, है ना। तो डॉपलर इफेक्ट से डरना नहीं है। मैं कहता हूँ डॉपलर इफेक्ट जब भी देखो तो क्या करना है, बल्ले बल्ले करो भाई, मजे करो, क्योंकि आपको मालूम है डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम 2016 ऑर्गन पाइप। देखिए क्वेश्चन देखिए आप, डॉपलर इफेक्ट ऑर्गन पाइप, डॉपलर इफेक्ट ऑर्गन पाइप, ऑर्गन पाइप डॉपलर इफेक्ट, इसके अलावा क्वेश्चन है ही नहीं। वेव से जनरली वही है भाई साहब, तो ये दो क्वेश्चन तो मैं अच्छे से कर लूं जब मुझे मालूम है एक लेक्चर, अगर आपने देखा 1 या 2 लेक्चर में या 1 घंटे के रिवीजन में मैं बहुत अच्छे से वेव के मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकता हूं, तो क्यों ना करूं भाई। 4 नंबर के 2 क्वेश्चन मुझसे बनने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। एन एयर कॉलम क्लोज एट वन एंड, मतलब क्लोज ऑर्गन पाइप की बात कर रहा है, रेजोनेट्स विद अ ट्यूनिंग फोक when the smallest length of the column is 50 centimeter, ठीक है। The next larger length of the column resonating with the same tuning fork is, देखिए भाई जो आपने पहला क्वेश्चन देखा था 2018 का एग्जैक्टली ये वही क्वेश्चन है। फिर से मैंने कहा देखो, आपने बोला कि सर जब ये इसकी लेंथ, ये क्लोज ऑर्गन पाइप है, जब इसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर थी तब ये रेजोनेट कर रहा था। क्या कर रहा था, ये रेजोनेट कर रहा था विद अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। आपने बोला मान लिया एफ, ठीक है। और ये शॉर्टेस्ट है, मतलब आपको कौन सी वाली वेव मिल रही होगी, ये वाली, ये वाली। आपने बोला इसकी नेक्स्ट कॉलम की लेंथ बतानी है जो कि इसके साथ रेजोनेट कर रहा होगा, वो क्या होगी सर। आपने बोला कि सर ये क्लियर। तो मैंने कहा सर डिफरेंस देखिए कि सर यहां से यहां वाली लेंथ कौन, तो ये लेंथ एक्स्ट्रा हो गई है ना, ये लेंथ किसके बराबर हो गई, λ/2, नोड से नोड की डिस्टेंस λ/2, और ये 50 सेंटीमीटर, राइट, करेक्ट। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो आपको बताना है, अच्छा यहां से एक चीज और समझ में आ रही है कि जो λ/4 है दैट इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस किसके बराबर है, λ/4 दैट इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो λ/2 की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 इधर मल्टीप्लाई करोगे दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, देखिए ये 50 है प्लस λ/2 और ऐड करना है, λ/2 मतलब कितना हो गया 100 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ आपकी जो आ रही है वो आएगी 150 सेंटीमीटर एंड दैट शुड बी योर आंसर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 150, that is fourth option. डिफिकल्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आप बड़े आराम से कर सकते हो यार। ओपन ऑर्गन पाइप और डॉपलर इफेक्ट अगेन एंड अगेन सेम चीज है। देखते हैं अगला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हम बात करते हैं 2016 की ही बात करने वाले हैं, ठीक है। 2016 में फाइनली कुछ डिफरेंट टॉपिक से एक क्वेश्चन आया। उसने बोला अ यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ L एंड मास M1 hangs vertically from a rigid support. A block of mass M2 is attached to the free end of the rope. A transverse pulse of wavelength L1 is produced at the lower end of the rope. The wavelength of the pulse when it reaches the top of the rope is λ2. The ratio of the λ2 by λ1 is clear. उसने बोला कि सर देखिए एक यूनिफॉर्म रोप है ऑफ लेंथ L एंड मास M। आपने बोला कि सर एक लेंथ L है और मास M है रोप का, M1 मास है, उसमें एक नीचे ब्लॉक लगा दिया है M2 मास का, और आपको बोला गया कि सर अगर एक λ1 की वेव को प्रोड्यूस किया गया है तो बताओ दूसरे एंड पे जाके उसकी वेवलेंथ कितनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन वेवलेंथ का काम, वेव का काम सर मैं कहता हूं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का ज्यादा है, क्योंकि इसमें आपको टेंशन निकालनी है। क्या निकालनी है आपको इसमें, टेंशन। देखिए कुछ ऐसा दे रखा है, ये आपकी रोप है, इस रोप का खुद का एक मास है और यहाँ पे एक मास और ऐड कर दिया गया M2, और इस रोप का लेंथ है L और मास है M1, राइट। इसका खुद का मास है M1।
जब यहां पे ये प्रोड्यूस की जा रही है लैम्डा 1, यहां पे उसने बोला कि सर यहां पे पॉइंट लैम्डा 1 है, इस पॉइंट पे जब वेव पहुंच रही होगी तब लैम्डा 2 है, आपको बताना है कितना। देखिए सोर्स से क्या होता है, फ्रीक्वेंसी सेम रहने वाली है। देखिए क्योंकि वो सोर्स पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे हर जगह फ्रीक्वेंसी कैसी रहने वाली, सेम रहने वाली है। ठीक है, आप बोलते हो सर एफ इक्वल टू होता है वी बाय लैम्डा, एफ कांस्टेंट रहने वाला है, इसका मतलब वी इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा और लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू वी, एंड दिस वी इज बेसिकली आपको अगर याद हो तो रूट टी बाय म्यू। म्यू इस रोप की यूनिफॉर्म लेंथ है, तो यूनिफॉर्म रोप है, तो आप बोलते हो म्यू तो कांस्टेंट रहने वाला है, मतलब वी इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी इज टेंशन। तो आप बोल सकते हो यहां से इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आप बोलोगे लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू रूट टेंशन, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी, करेक्ट। तो बस क्वेश्चन खत्म। अब मैंने कहा सर इस पॉइंट पे टेंशन देख लीजिए, मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूं, आप प्रॉपर सॉल्व भी कर सकते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हमने किया हुआ है। सर यहां पे बात करें इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इसको नीचे पुल करने वाला केवल एक मास है m2, तो इस पॉइंट पे जो टेंशन होगी वो m2g के बराबर आने वाली है। अगर इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे सर ये पूरा का पूरा मास वेट नीचे लग रहा होगा, मतलब इस पॉइंट पे जो टेंशन है वो किसके प्रोपोर्शनल होने वाली है, m1 प्लस m2 इंटू जी। तो आप कह सकते हो कि लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2 बाय T1। सर आप बोलोगे सर T2 क्या है इस पॉइंट पे, मतलब इसका मास और इसका मास दोनों के प्रोपोर्शनल होगी, मतलब m1 प्लस m2 के बराबर होगी इंटू जी के बराबर। ऑब्वियसली जी तो जी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये केवल m2 पे प्रोपोर्शनल होगी, तो लैम्डा बाय 2 बाय लैम्डा बाय 1 इज इक्वल टू दिस अंडर रूट ऑफ m1 प्लस m2 बाय m2। सो दिस इज योर आंसर, दैट इज थर्ड ऑप्शन। तो एक अलग टॉपिक से क्वेश्चन आया, ठीक है, फाइनली क्या कह रहे हो, एक अलग टॉपिक से क्वेश्चन आया, ठीक है। इसलिए बोलता हूं कि बाकी वेव्स भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो कभी आपको दूसरे टॉपिक से क्वेश्चन बन जाए, इसलिए कहता हूं वेव्स यार बड़े आराम से होता है, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन सॉल्व हो रहा था मोस्टली, तो बस आपको ये फंडा आपको पता चलता है वेव्स, बाकी तो टेंशन निकालने का तरीका आपको किससे पता चलेगा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से। क्वेश्चन देखते हैं। Next question is from 2015. A string is stretched between fixed points separated by 75 centimeter. It is observed to have resonant frequencies of 420 Hz and 315 Hz. There are no other resonant frequencies between these two. The lowest resonant frequency of this string is. मैं बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। मेरी बातों पे ध्यान दें, क्यों मैं जानबूझ कर रहा हूँ, क्योंकि आपको भी इस तरीके से करने की आदत हो जाएगी। चाहो तो मैं आपको फिगर ड्रॉ भी कर सकता हूं, मैंने कहा चलो ड्रॉ करके बता दूंगा अगर आप बोलते हो तो। मैंने कहा सर देखिए क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग ऐसे स्ट्रेच है, दो फिक्स पॉइंट है यहाँ पे। आपने बोला कि सर यहाँ पे कुछ वेव बन रही, तो भाई साहब कुछ ऐसी वेव बन रही होगी। इसने क्या बोला है कि सर यहाँ पे दो कॉन्जुगेटिव फ्रीक्वेंसीज बता दी हैं स्टैंडिंग वेव्स की, 420 हर्ट्ज एंड 315 हर्ट्ज, करेक्ट। तो आप क्या बोलते हो कि सर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बताना है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, लोएस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। ये कैसा है, फिक्स एंड वाला है। अगर आपको याद हो तो आप बोलते हो कि सर यहाँ पे f इक्वल टू क्या आएगा, v बाई 2l, n इंटू वी बाई 2l। क्लोज वाला है, आप बोलते हो कि इसमें मुझे सारे हार्मोनिक्स मिलेंगे, और अगर आपको सारे हार्मोनिक्स मिलेंगे तो आपको पता है कि दो हार्मोनिक्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर ही होता है। और वो कौन कौन से दे रखे हैं, 420 एंड 315 कॉन्जुगेटिव है, इनके बीच का डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो दैट विल कम एज 105 हर्ट्ज एंड दैट इज योर आंसर। फिर से सुनिएगा, क्योंकि हमें ये दोनों एंड फिक्स वाला केस है, दोनों एंड फिक्स वाला केस है, तो हमें मालूम है कि सारे हार्मोनिक मिलने वाला है, तो कोई भी दो हार्मोनिक के बीच का जो डिफरेंस होता है कॉन्जुगेटिव वाले का, वो होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर। और यहाँ पे दो हार्मोनिक कॉन्जुगेटिव दे रखे हैं, दैट इज 420 एंड 315, डिफरेंस इज 105 हर्ट्ज एंड दैट इज योर आंसर। था इजी। Organ pipe once again 2015. Move on to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉपलर इफेक्ट, जो सबसे लास्ट कंसेप्ट आपको मैं बताता है, ये उस पर बेस्ड है। मैंने कहा देखिए 2015 का क्वेश्चन है। अ सोर्स emit sound S, waves of frequency 100 Hz, and an observer O are located at some distance from each other. The source is moving with a speed of 19.4 meter per second at an angle of 60 degree with the source observer line as shown in the figure. The observer is at rest. The apparent frequency observed by the observer is. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। डॉपलर इफेक्ट में से सिंपल क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता कुछ पूछ सकते थे। आपने बोला ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, ये इनकी लाइन ज्वाइनिंग दी ऑब्जर्वर एंड सोर्स है। सोर्स इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद स्पीड 19.4 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। आपने बोला कि सर ये फ्रीक्वेंसी है ना, ये कुछ फ्रीक्वेंसी का साउंड क्रिएट कर रहा है,
और उसकी जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो 100 हर्ट्ज है। आपने बोला कि सर इसको कितनी सुनाई देगी, तो आपको याद होना चाहिए डॉपलर इफेक्ट लगाएगा। लेकिन डॉपलर इफेक्ट में सबसे पहले आपको पता है कि जो वीएस देखिए ये है साउंड जो सोर्स की स्पीड है, लेकिन हमें कौन सा वाला कंपोनेंट चाहिए जो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, क्योंकि अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग दी एस एंड ओ हमें बस वही कंपोनेंट की जरूरत होती है। तो अगर मैं यहां पे निकालूंगा तो देखिए कितना हो जाएगा वी एस कॉस 60, करेक्ट। तो वी एस कॉस 60, वीएस की वैल्यू कितनी है, वी एस कॉस 60 कितना हो जाएगा, वी एस कॉस 60 इज 19.4 इंटू कॉस 60 इज 1/2, सो दैट विल कम है, जरा देखो कितना आ जाएगा आपका, आप बोलोगे सर 9.7, करेक्ट, कितना आ जाएगा 9.7, ठीक है सर। आपने बोला कि सर जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा दैट विल बी, देखो सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, मतलब दिस फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब नीचे टर्म को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, इनटू 100। सर ये आपको दे रखी है जो स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है दैट इज 330 दे रखी है, तो आप बोलोगे ये कितना हो जाएगा 330 अपॉन 330 माइनस 9.7 इंटू 100 एंड दैट विल बी योर आंसर। सॉल्व करना अब आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है डॉपलर इफेक्ट का। बस में ये कंसेप्ट वाला है जो आपको लास्ट में कंसेप्ट बताया था कि हमें केवल लाइन जॉइनिंग द सोर्स एंड ऑब्जर्वर वाले ही कंपोनेंट चाहिए होते हैं डॉपलर इफेक्ट में, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2014, थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न पे क्वेश्चन था, जरा देख लेते हैं। इफ N1, N2 and N3 आर द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज ऑफ 3 सेगमेंट्स इनटू व्हिच अ स्ट्रिंग इज डिवाइडेड, देन द ओरिजिनल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N ऑफ द स्ट्रिंग इज गिवन बाय। तो देखिए उसने क्या किया कि सर एक स्ट्रिंग था, ठीक है, एक स्ट्रिंग था, आपने बोला सर ये एक स्ट्रिंग है, काम कर लेते हैं, ये एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग की टोटल लेंथ है L, ठीक है। आपने बोला कि मान लो ये फिक्स मान लो, जैसी माने आप मान सकते हो उसमें। उसने बोला कि सर अगर मैं इसमें एक फ्रीक्वेंसी n फ्रीक्वेंसी की वेव इसमें जनरेट कर रहा हूं, अच्छा बहुत अच्छी बात है। अगर आप बोलते हो कि इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, तो इनमें यही सोर्स के जो फ्रीक्वेंसी आएंगी वो N1, N2 और N3 आएंगी, ठीक है। आप क्या बोलते हो कि सर इफ N1, N2, N3 आर द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 सेगमेंट्स, राइट। आपने बोला ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं, अगर इसमें आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे हो तो N आ रही है, स्टैंडिंग वेव की बात हो रही है। लेकिन अगर इनमें बात करोगे, अगर उसी स्ट्रिंग को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, आप बोलो क्या L1, L2 और L3, तो आप बोलोगे जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज आ रही है वो N1, N2 और N3 आ रही हैं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर मुझे रिलेशन बताना है N1, N2, N3 के बारे में। अगर आपको याद हो कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज की अगर मैं बात करूं तो देखिए V जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो कितने प्रोपोर्शनल होता है V/L के, किसी प्रोपोर्शनल होता है V/2L होगा या V/4L होगा, मुझे उससे मतलब नहीं है। आपने बोला कि V/L, और सर V क्या है सर, टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। मैंने कहा सर अगर मैं स्ट्रिंग को फिक्स टेंशन और फिक्स मास पर यूनिट लेंथ की बात करता हूं तो आप बोल सकते हो ये चीज तो कांस्टेंट होने वाली है, क्योंकि सर सेम स्ट्रिंग की बात करें तो टेंशन भी हम उसमें चेंज नहीं कर सकते, और हम क्या बोलेंगे सर उसकी मास पर यूनिट लेंथ तो सेम ही होगा, सेम स्ट्रिंग की बात हो रहे हैं। तो आपको एक चीज तो समझ में आएगा कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। मुझे मालूम है कि मैं L और L1, N2, L3 में अगर मैं रिलेशन बोलूं तो देखिए क्या है, तो आप बोलोगे सर L की वैल्यू किसके बराबर होगी, सर L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। बट मुझे ये चीज समझ में आ रहा है कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। लिख सकते हो सर हर जगह जहां जहां पे F होगा, मैंने कहा देखिए ये टोटल लेंथ के लिए N की बात तो आप बोलोगे दैट इज विल बी इक्वल टू 1/n, यहां पे L1 की बात हो रही है तो दैट विल बी इक्वल टू 1/n1, सिमिलरली 1/n2, सिमिलरली 1/n3 एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे, मैंने कहा देखिए अगर मैंने कोई स्ट्रिंग ली है, अगर उस स्ट्रिंग में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है स्टैंडिंग वेव की दैट इज N है, उस स्ट्रिंग को अगर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज N1, N2 और N3 दे रखी है। मैंने कहा अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो V/4L होगी या V/2L होगी, डिपेंडिंग आप फ्री एंड वाली की बात करो या फिर क्लोज एंड की बात करो, तो लेकिन V/L के इनवर्स V/L के प्रोपोर्शन होगी। अब क्योंकि हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम स्ट्रिंग में टेंशन और म्यू सेम रखने वाले हैं, सेम स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म टेंशन यूनिफॉर्म मास लाइन, तो T और म्यू सेम है तो आप बोलोगे स्पीड सेम होगी, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू √T/μ होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L होगी।
और आपको ये चीज पता है कि एल की वैल्यू तीनों के सम के बराबर होगी, बहुत अच्छे। तो आप एल और एन में रिलेशन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन लिख देंगे एंड यू विल गेट दिस आंसर। तो डिफिकल्ट नहीं था, कई लोगों ने बहुत डिफिकल्ट समझा इस क्वेश्चन को, कई लोगों से नहीं बना, बट अगर कंसेप्ट आपको क्लियर है तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014 से। द क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशंस ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज एट वन एंड ऑफ द लेंथ 85 सेंटीमीटर whose frequencies lie below 1250 Hz are and velocity of sound is 340 मीटर पर सेकेंड। तो कहने का मतलब क्या है सर, आपको ये एक ओपन क्लोज ऑर्गन पाइप दे रखा है। क्लोज ऑर्गन पाइप में आपने बोला कि सर 1250 हर्ट्ज से नीचे नीचे कितनी स्टैंडिंग वेव्स बन सकती हैं, ठीक है। तो मैंने कहा जरा देख लेते हैं। आपने बोला कि सर मुझे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, 1250 से नीचे ही नीचे होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप बोले क्लोज ऑर्गन पाइप की बात करें तो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, V बाय, है ना, 2n+1 V बाय 4n। सिर्फ ऑड मल्टीपल्स मिलने वाले मुझे, कौन से मिलने वाले हैं, ऑड मल्टीपल्स मिलने वाले हैं, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि NV/4L, लेकिन अब आपको यहाँ पे n की वैल्यू केवल ऑड रखनी है, एक ही बात है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर पहला रखो, ठीक है। और आपको क्या बोला गया है, लेंथ दे रखी है, लेंथ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 85 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर फंडामेंटल कितनी आएगी, फंडामेंटल आएगी देखो V/4 इंटू 85, कितनी 85 सेंटीमीटर, ध्यान रखिए सेंटीमीटर में है, 340/4 इंटू 85 सेंटीमीटर, यानी इसका अब देखो 340 4 इंटू 85 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, सो बेसिकली आंसर आएगा आपका 100 हर्ट्ज। अब आपको आंसर कौन सा आने वाला है, फ्रीक्वेंसी जरा देखो, आप बोलोगे 100 हर्ट्ज आएगी, ठीक है। उसके बाद और मल्टीपल्स है, और मल्टीपल्स मतलब 300, 500, 700, 900, 1100, 1300। तो ये वाले आप कैंसिल आउट कर दो, क्योंकि आपने बोला सर मुझे 1250 हर्ट्ज से नीचे ही चाहिए, मतलब ये वाली फ्रीक्वेंसीज आपके लिए पॉसिबल हैं 1 2 3 4 5 6 एंड दैट इज योर आंसर। सो बेसिकली यू आर गोइंग टू गेट 6 हार्मोनिक्स, यहाँ पे तो 6 डिफरेंट हार्मोनिक्स बिलो दिस फ्रीक्वेंसी। अगेन इजी सा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे और आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है, स्पीडिंग मोटरसाइकिलिस्ट सीज ट्रैफिक जैम अहेड ऑफ हिम, ही स्लोज डाउन टू 36 किलोमीटर पर आवर। He finds that the traffic has eased and a car moving ahead of him is at 18 km per hour is honking at a frequency of 1392 Hz. If the speed of the sound is 343 meter per second, the frequency of the honk as heard by him will be. तो बेसिकली डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है। आपने बोला कि सर इसमें देखिए दो बॉडीज हैं, एक ये है और एक ये है। सर ये वाला जा रहा है आपका 18 किलोमीटर पर आवर से और ये जा रहा है आपका 36 किलोमीटर पर आवर से। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हॉन्क कर रहा है किसी फ्रीक्वेंसी से, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, दैट इज इक्वल टू 1392 हर्ट्ज, 1392 हर्ट्ज, ठीक है। और स्पीड दे रखी है सर 343 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है कि सर ये इसको सुनाई देने वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी। सर इसमें तो सीधा सीधा डॉपलर इफेक्ट लगा देना। मैंने कहा सर देखिए ये आपका ऑब्जर्वर है और ये आपका सोर्स है, ठीक है। तो देखिए एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स, मतलब ट्राइंग टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, मतलब आप बोलोगे V प्लस, सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, इट मींस इट इज डिक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, इट मींस नीचे वाले टर्म को वो इंक्रीज कर रहा है इनटू f। इसमें ध्यान देने वाली कि ये जो 36 किलोमीटर पर आवर दे रखी है वैल्यूज, आपको इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको 36 किलोमीटर पर आवर में अगर कन्वर्ट करूंगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा लगभग आप देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है, 36 इंटू 10⁻³ इंटू 60, ठीक है। तो सॉल्व करोगे तो लगभग ये 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 इंटू 5/18 तो कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। मैंने इसकी वैल्यू निकालो 18 का, तो आप बोलोगे कितनी आ जाएगी, ये 36 है तो ये इसका हाफ है, मतलब कितनी हो गई ये 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू आ गई 343 प्लस V0 इज 10 अपॉन
343 प्लस 5 इंटू 1392 सॉल्व करना अब आपकी जिम्मेदारी है और आपकी वैल्यू निकालना भी अब आपकी जिम्मेदारी है। मेरे को सिर्फ मेथड आपको सिखाना है। लगभग 1412 के बराबर जाएगा। देखिए ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 से थोड़ा बड़ा होगा। देखिए ये 1 से थोड़ा बड़ा होगा तो 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू इंटू 1392 आपको सॉल्व करनी है। तो इसमें आप जरा देखोगे 1392 से बड़े दो ही ऑप्शन हैं, या तो 1412 है या 1454 है। इनमें से एक आंसर आएगा और आप सॉल्व करोगे प्रॉपर तो 1412 आएगा। क्लियर है? अगेन डॉपलर इफेक्ट का एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ये 2014 का था। बात करते हैं 2013 के क्वेश्चन। मैंने कहा सर if we study the vibration of pipe open at both ends, ओपन ऑर्गन पाइप की बात करें, देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट को अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि हमेशा आप गलती कर जाते हैं इसमें। क्या बोल रहा है पहला ऑप्शन, ऑड हार्मोनिक्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी जनरेटेड। ऑड हार्मोनिक्स, हाँ सर ऑड वाले तो मिलते ही है। उसने ये नहीं बोला ओनली ऑड हार्मोनिक्स, उसने बोला ऑड हार्मोनिक्स विल बी जनरेटेड। यस, ऑड हार्मोनिक्स भी मिलेंगे, इवन भी मिलेंगे। ओपन ऑर्गन पाइप में दोनों मिलेंगे तो ऑड हार्मोनिक वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। यहाँ पे गलती कर देते हैं लोग, ये सोचते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट द ओनली ऑड हार्मोनिक स्टेटमेंट में ऐसा नहीं लिखा है। उसने बोला ऑड हार्मोनिक्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज जनरेटेड। यस, ऑल हार्मोनिक्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी जनरेटेड। यस, प्रेशर चेंज विल बी मैक्सिमम एट बोथ एंड्स, इसके बारे में बात करेंगे। ओपन एंड विल बी एंटी नोड। ठीक है, अब जरा देखिए, आपने बोला कि सर जो प्रेशर एंड की बात करते हैं विल बी मैक्सिमम एट बोथ एंड्स। मैंने कहा अगर आप ओपन ऑर्गन पाइप की बात कर लेते हैं, चलो ओपन ऑर्गन पाइप कुछ ऐसा होता है, ऐसा। अगर आप बेसिकली बात करें वेव अगर कोई भी एक वेव की बात करें तो कुछ ऐसी जनरेट होगी। मतलब यहां पे डिस्प्लेसमेंट वेव के एंटी नोड मिल रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट वेव के क्या मिल रहे हैं? एंटी नोड मिल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अगर एंटी नोड मिल रहे हैं मतलब डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। जहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है वहां पे प्रेशर क्या होगा? जीरो। जहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा वहां प्रेशर क्या होगा? जीरो। इट मींस थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, अगेन कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। कितना टाइम लगेगा? अगर आपको आता होगा तो 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, नहीं आता होगा तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 2013 का ये क्वेश्चन। Next question, 2013. A source of unknown frequency gives 4 beats when sounded with a source of known frequency 250 Hz. ठीक है सर, मैंने कहा सर 250 Hz की एक सोर्स है, उसके साथ 4 बीट मिल रही है कोई अननोन फ्रीक्वेंसी के सोर्स की। The second harmonic of the source of unknown frequency gives 5 beats per second when sounded with a source of frequency 513 Hz. The unknown frequency is. Very easy question. आपने बोला कि सर मेरे पास एक अननोन फ्रीक्वेंसी का सोर्स है। ठीक है, अगर आपने बोला अननोन का है ना, तो आप बोलो कि सर जब मैं उसको 250 हर्ट्ज वाले के साथ अगर मैं बात करूं तो ये मुझको बीट्स दे रहा है 4। इसका मतलब जो अननोन है वो या तो 254 है या 246 है। अननोन या तो 254 है या 246 है, क्योंकि हमारे 250 के साथ इसकी कितनी बीट्स मिल रही है। मैंने बहुत अच्छी बात है। अब इसने बोला कि जो अननोन है उसका सेकेंड हार्मोनिक मतलब इसका डबल है ना, इसका डबल। आपने बोला कि अगर मैं 513 हर्ट्ज के साथ इसको रेजोनेंट कराने की कोशिश करूं, 513 हर्ट्ज वाले सोर्स के साथ इसको हम रेजोनेंट कराने की कोशिश करेंगे तो मुझको कितनी बीट दे रहा है? 5 बीट दे रहा है। इसका डबल अगर मुझे 5 बीट दे रहा है, मैंने कहा इसका डबल जरा देखो कितना हो जाएगा। आप बोलोगे सर 254 मतलब 508, इसको करोगे तो कितना हो जाएगा? 492। अब आप जरा देखो इसमें और इसमें कौन सा वाला आपको 5 हर्ट्ज दे सकता है? आप बोलोगे ये वाला ऑप्शन। ये वाला ऑप्शन आपको 500, मतलब इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो अननोन फ्रीक्वेंसी जो बेसिक थी वो कितनी थी? 254 हर्ट्ज थी। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इस तरीके से आप कर पाएंगे। कंसेप्ट अगर आप ढंग से लगाएंगे तो आपसे क्वेश्चन मिल जाएगा। नाउ मूव ऑन टू दी नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अगेन फ्रॉम 2013 और बहुत आपने अभी तक जितने क्वेश्चन देखे उनसे थोड़ा डिफरेंट है। बेसिक वेव की बात कर रहे हैं, बेसिक वेव इक्वेशन की बात हो रही है। इधर देखें, वेव ट्रैवलिंग इन दी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हाईलाइट करें, हैविंग डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन। ट्रांसफर वेव की बात हो रही है। एज 1 मीटर, वेवलेंथ 2 पाई मीटर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 1/π हर्ट्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक है, उसने बोला कि सर इसमें एक छोटा सा मैं आपको बोलूंगा, मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन में एरर क्या है,
उसे ये बोलना चाहिए था कि सर अ वेव ट्रैवलिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हैविंग मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन एज 1 मीटर। वो एम्पलीट्यूड 1 मीटर देना चाह रहा था, ठीक है, ठीक है, उसको उसने दे रखा है। उसने बोला वेवलेंथ की वैल्यू 2 पाई मीटर है और जो वेव फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो 1 बाय पाई हर्ट्ज दे रखी है। देखिए अगर आप बोलेंगे तो y इज इक्वल टू कुछ ऐसा होगा, a sin kx माइनस ओमेगा t के फॉर्म में होगा। लैम्डा की वैल्यू 2 पाई मीटर है और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 बाय पाई हर्ट्ज है। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? 2 पाई f मतलब 2 पाई बाय पाई, दैट इज 2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, आप बोलोगे लैम्डा से मुझे क्या पता चल जाएगा, k की वैल्यू कितनी होती है सर? 2 पाई बाय लैम्डा, so that is equal to 2 pi upon 2 pi, that is equal to 1। ठीक है, तो वैल्यू रख दो भाई। एम्पलीट्यूड ऑलरेडी 1 दे रखा है, तो आप क्या बोलोगे? साइन k, केवल x छोड़ दो, ओमेगा 2। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? अगर ऐसा एक ऑप्शन है तो आपका वही आंसर है। ठीक है, आप बोलोगे दैट इज फोर्थ ऑप्शन, साइन x माइनस 2t। सिंपल क्वेश्चन था यार, इससे ज्यादा मैं आपको क्या बताऊं। ठीक है, मैं कहा चलो 2012 का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको इंक्लूड करना जरूर चाहूंगा। आपने कहा टू सोर्सेज ऑफ साउंड प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर आर एमिटिंग प्रोग्रेसिव वेव्स गिवन बाय y1 equal to 4 sin 600 pi t and y2 equal to 5 sin 608 pi t. An observer located near these two sources of sound will hear। चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन की बात कर रहे थे, राइट। इसने बोला कि सर y1 की जो वैल्यू दे रखी है दैट इज 4 sin 600 pi t, y2 की वैल्यू दे रखी है दूसरी वेव 5 sin 608 pi t। ठीक है, अब जरा देखेंगे। मैंने कहा सर ये जो दोनों सुपर इम्पोज करेंगे, कोई एक बंदा अगर पास में खड़ा है तो सुपर इम्पोज करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा जरा देखिए इसमें अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकाल लेता हूं, f1 की बात कर लेता हूं। f1 क्या हो गया? आप बोलोगे ये 2 पाई f लिखा हुआ है, ओमेगा, ओमेगा मतलब क्या होता है? देखिए ये ओमेगा टी, ठीक है, आपने क्या दे रखा है? ओमेगा टी दे रखा है और वो वैल्यू दे रखी है, ठीक। और ये आपको दे रखा है ये यहां, तो यहां से आप ओमेगा 2 बोल दो, ये ओमेगा 1 बोल दो, तो आप बोलोगे सर दैट इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300 हर्ट्ज, और F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 304 हर्ट्ज। तो बीट्स की अगर हम बात करें तो बीट्स तो मुझे कितनी मिल जाएंगी? F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1, दैट इज इक्वल टू 4 बीट्स पर सेकेंड। तो अगर दोनों का डिफरेंस लिया तो मैंने कहा सर मेरी जो आंसर है 4 बीट्स पर सेकेंड आने वाला है, मतलब 2 ऑप्शन तो मेरे एलिमिनेट हो गए, बचते हैं 2 ऑप्शन। अब मुझे बताना है कि इंटेंसिटी रेशियो बताना है मैक्सिमम बिटवीन वैक्सिंग एंड मैनिंग। वैक्सिंग एंड मैनिंग का मतलब मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी रेशियो बताना है। मैंने कहा सर ये तो बहुत ही इजी सा बात है। मैंने कहा अगर आपको याद हो जो इंटेंसिटी मैक्सिमम की बात करोगे, आई मैक्स अपॉन आई मिन, यहां पे आप सॉल्व करोगे आई मैक्स अपॉन आई मिन का रेशियो अगर आपको मालूम है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, तो आप बोलोगे ए मैक्स मतलब कितना होता है? A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, ए मैक्स का होल स्क्वायर अपॉन ए मिन का होल स्क्वायर। A1 प्लस A2 मतलब कितना हो गया? 549 का स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 कितना हो गया? मतलब बेसिकली 1 का स्क्वायर। तो दैट इज इक्वल टू 81/1। तो रेशियो जो आपका आ रहा है वो आ रहा है 81/1 एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। 2 वेव्स दे रखी थी तो आपने दोनों की फ्रीक्वेंसीज निकालोगे तो बीट्स निकालना तो बहुत आसान था। आप बोलो आई मैक्स और आई मिन। आई मैक्स अगर आपको पता है आई प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और ए मैक्स कितना होगा? A1 प्लस A2, ए मिन कितना होता है? A1 माइनस A2। तो आप बोलोगे आई मैक्स और आई मिन का रेशियो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑलरेडी देख चुके हैं, सेम क्वेश्चन उसमें रिपीट हुआ था। When a string is divided into 3 segments of length L1, L2, L3, the fundamental frequencies of these 3 segments are V1, V2 and V3. The original fundamental frequency of the string is, आपको याद है हमने एक क्वेश्चन देखा था, एक स्ट्रिंग था उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, L1, L2, L3। अगर ओरिजिनल की फ्रीक्वेंसी n थी और इनकी n1, n2, n3 थी, तो आपका रिलेशन था 1/n इज इक्वल टू 1/n1 प्लस 1/n2 प्लस 1/n3। एग्जैक्टली ये वही क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, बिकॉज वहां पे जो n दे रखा था वो उसको यहाँ पे v से रिप्रेजेंट किया है। इस क्वेश्चन को मुझे दोबारा कराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन अगेन 2012 से है। अ ट्रेन मूविंग एट स्पीड ऑफ 220 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एमिट्स अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज।
Some of the sound reaching the object get reflected back to the train as echo. The frequency of the echo as detected by the driver of the train is. सेम क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैंने कहा फिर से एक बार जल्दी से देख लेते हैं। मैंने कहा ये एक ट्रेन है, ये सोर्स है, यहां से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। आपने बोला सर ये 220 मीटर पर सेकेंड से ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, जो फ्रीक्वेंसी ये क्रिएट कर रहा है आप बोलो कितनी 1000 हर्ट्ज, ठीक है। आपने बोला कि सर रिफ्लेक्ट होने के लिए पहले ये देखो कि ये यहां पे जब पहुंच रहा है तब कितनी फ्रीक्वेंसी ये सुन पा रहा होगा। तो आप बोलोगे पहले केस के लिए ये सोर्स हो गया और ये ऑब्जर्वर हो गया, पहला केस, ठीक है। तो आप बोलोगे जो F1 होगा, ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, तो ऊपर वाली टर्म में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। और आप बोलते हैं सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो ये टर्म आ जाएगा V माइनस VS, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही होगी इनटू 1000। ये तो हो गया आपका, करेक्ट। अब रिफ्लेक्ट होके जो यहां जो ये सुन रहा होगा जहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, मैंने कहा मान लो ऑब्जर्वर से, वही एग्जैक्टली इसको रिफ्लेक्ट हो रही होगी। दूसरे केस के लिए अगर हम बात करें, जरा देखो दूसरा केस क्या है सर, ये जो ट्रेन है वो ऑब्जर्वर हो गया है और जहां से ये जा रही है वो क्या हो गया, सोर्स हो गया है। तो आप बोलोगे सर अब ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स, तो दूसरे केस के लिए आप बोलोगे ये जो जनरेट कर रहा है वो F1, आपने बोला ये F2 कितना सुन रहा होगा। तो इस केस के लिए आप लगाओगे तो देखिए F2 की वैल्यू कितनी आएगी सर, F2 इज इक्वल टू ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स, तो आप बोलोगे V प्लस V0, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहा होगा तो ऊपर टर्म्स ऐड होगा, नीचे सोर्स इज एट रेस्ट, तो आप बोलोगे सर सिंपल V रहेगा इनटू फ्रीक्वेंसी, ये कितनी फ्रीक्वेंसी है तो बोले F1 की वैल्यू उठा के यहां से आए तो ये आएगा F2 इज इक्वल टू V प्लस 220 अपॉन V इंटू, ये वैल्यू रखो जरा, V अपॉन V माइनस 220 इंटू 1000, ये कैंसिल हो गया। तो V प्लस 220, V माइनस 220 इंटू 1000 सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। तो ये भी एक डॉपलर इफेक्ट की प्रॉब्लम थी, इजी सा प्रॉब्लम था, बहुत ज्यादा टफ, थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे लगेगी और आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन देखे, लगभग आप कह सकते हो 9 to 10 ईयर के क्वेश्चन कुछ हमने देख लिए। आप इसके पुराने क्वेश्चन भी 11, 10, 9, 8, 7 के भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको उसमें भी कोई डाउट है तो आप मुझे डेफिनेटली बता सकते हैं, या तो कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम प्रोफाइल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप आपको आज के जो भी कंटेंट है हमने बात की, जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसको देख के कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा, बूस्ट अप हो रहा होगा। यस, वेव्स के क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं और हमसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपने अच्छे से समझ के सारे क्वेश्चन किए हैं तो आप डेफिनेटली नीट के क्वेश्चन भी कर पाएंगे बिना किसी झिझक के। मैं पहले बोल रहा हूँ एसएचएम और वेव्स मिला के 4 क्वेश्चन देके जाता है और ये बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं अगर आपने अच्छे से रिवाइज कर लिए तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए अगर आपने अच्छे से किया हुआ है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। मैंने कहा सर कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको अगर डाउट आ रहा है तो आप कमेंट डेफिनेटली कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट नहीं है और आपको लग रहा है कि सर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो रहा है, क्वेश्चन अब आपको सॉल्व होने लगे, पहले आपको जिन क्वेश्चन से डर लगता था वो क्वेश्चन भी अब आपको इजी लगने लगे हैं, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। या फिर अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली कोशिश करता हूं कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूं और आपकी प्रॉब्लम्स अगर कोई है मैं कोशिश करता हूं कि सर उसका जो कुछ सोल्यूशन पॉसिबल है वो मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूं। तो आप डेफिनेटली कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे आज ये चैप्टर खत्म होता है तो इस चैप्टर का असाइनमेंट की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। उस लिंक पे जाके आप उस असाइनमेंट को डाउनलोड करके आप डेफिनेटली प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर नाउ स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू।